आप सभी भारतवंशियों को राम राम। मैं तथ्य आज की इस बदकही में जिस तथ्य के साथ आपके सामने आया हूं, वो सारे तथ्य एक भारतीय के रूप में आपको सोचने और समझने पे मजबूर कर देगा। जिस तथ्य के बारे में भारत के बहुत सारे विशेषज्ञों ने समय समय पर चिंता व्यक्त की और हमें आगाह किया है, आज उस विषय पर आप सभी भारतीयों के सामने कुछ तथ्य रखने की कोशिश कर रहा हूं, जिसके आगाह से ही आपको अंजाम का पता लग जाएगा। आप सभी भारतीयों को यह पता होना चाहिए और यूं समझ लीजिए कि हमारा देश भारत एक जंग के मैदान में है। ऐसी जंग जो न दिखाई देती है और न सुनाई देती है। जब हम आए दिन होने वाली घटनाओं पर निगाह डालेंगे, तब हम उसे महसूस कर सकते हैं कि सही में हमारा देश एक जंग के मैदान में है। तो आइए मैं आपको सारे परिस्थितियों से अवगत कराता हूं। उससे पहले मैं आपको एक बयान की तरफ ध्यान आकर्षित करता हूं, जिससे आपको यह समझने में आसानी होगी कि कैसे हमारा देश एक जंग के मैदान में है। आपको याद होगा, कुछ साल पहले भारत के पहले सीडीएस स्वर्गीय बिपिन रावत साहब ने हमें आगाह किया था कि भारत को हमेशा ढाई मोर्चे की जंग की तैयारी करनी होगी। यानी भारत को हमेशा कभी भी किसी भी वक्त ढाई मोर्चे पर लड़ाई लड़नी होगी और उसकी तैयारी पहले से हमें कर रखनी होगी। लेकिन एक भारतीय के रूप में यह हर भारतीय को समझ में नहीं आया कि ढाई मोर्चा कैसे। चलो, एक मोर्चा तो पाकिस्तान हो गया, दूसरा चाइना, फिर ये आधे मोर्चे किसके लिए? ये कौन है जिससे जंग की तैयारी की बात बिपिन रावत साहब ने कही? तो चलिए हम इस बात को समझते हैं। उससे पहले हमारे इर्द गिर्द और पड़ोस में होने वाली घटनाओं पर नजर दौड़ाते हैं। अफगानिस्तान से लेकर बांग्लादेश के जो हालात हैं, जो इतनी अस्थिरता है, इसके पीछे कौन है, इन सारी चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। आखिर अमेरिका और चाइना की दखल इतनी क्यों बढ़ती जा रही है एशिया में? अभी भी जो हालात बांग्लादेश के हैं, अफगानिस्तान, श्रीलंका और मालदीव के जो हालात हुए, उसमें अमेरिका और चाइना की इतनी बड़ी भूमिका कैसे है? आखिर ये दोनों देश एशियाई देशों के साथ क्यों खेल रहे हैं? आखिर भारत पर इनकी बुरी नजर क्यों पड़ी हुई है? आइए हम सारी परिस्थितियों को तथ्यों के साथ समझते हैं, जिससे हमें अंजाम का अंदाजा होगा। सबसे पहले हम बांग्लादेश के हालात को समझते हैं, जो अभी अभी घटित हुई है, जिसने बांग्लादेश को अस्थिर कर बर्बादी के चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया। वहां के हालात को आप ऐसे समझिए कि जब आतंकवादियों को जेल से छोड़ा जा रहा था, तो बांग्लादेश को सैनिकों ने उन्हें सलामी दी। जब किसी देश की इलेक्टेड प्रधानमंत्री यानी शेख हसीना ने अपने बयानों में यह कहा कि मेरे पास एक सफेद व्यक्ति आया जिसने कहा कि यदि सत्ता में बने रहना चाहती हैं तो आप हमें एक आइलैंड दे दीजिए ताकि हम वहां पर एक एयरबेस बना सके, नहीं तो हम आपकी सरकार गिरा देंगे। और वो ऐसा करने में सफल रहा। उस सफेद व्यक्ति का नाता अमेरिका से था। अमेरिका का मकसद एयरबेस बना वहां से बंगाल की खाड़ी पर नजर रखना था, जो रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार भारत के लिए एक बहुत बड़े खतरे की घंटी थी। और यह घटना काफी सुर्खियों में रही थी। यही हालात उसने पाकिस्तान में किए, इमरान खान के साथ। जैसे ही इमरान खान ने रसिया के साथ अपनी नजदीकियां बढ़ाई और सस्ते तेल और अनाज लेने की कोशिश की, इमरान खान को जेल जाना पड़ा। पार्टी तक खत्म कर दी गई, उन्हें चुनाव लड़ने पे रोक लगा दी गई और सारे नेताओं को जेल में डाल दिया गया। दूसरे दल के लोगों की सरकार बना दी गई।
अमेरिका आज पाकिस्तान को भीख मांगने पे मजबूर कर दिया। जब उसकी जरूरत होती उसे आईएमएफ से पैसा दिलवा देता है, जब इच्छा नहीं होती उसे रोक देता है। अफगानिस्तान के क्या हालात हैं आपसे और हमसे छुपा हुआ नहीं है। अफगानिस्तान को तालिबान की आग में झोंकने वाला, यहां तक पहुंचाने वाला अगर विश्व में कोई एक देश है तो वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका है। वो अफगान लड़ाकों को रसिया के खिलाफ पहले इस्तेमाल करता है, लेकिन जब अफगान लड़ाकों को यह बात समझ में आती है कि अमेरिका उनका इस्तेमाल कर रहा है तो वो उनकी बात मानने से इनकार कर देते हैं, जिसके कारण अफगानिस्तान आज दशकों से जंग की आग में जल रहा है। भले ही इसकी खामियाजा अमेरिका को भी भुगतनी पड़ी हो और वहां मुंह खानी पड़ी और भागना पड़ा, लेकिन आज जिस हालात में अफगानिस्तान है उसका पूरा श्रेय अमेरिका को जाता है। किस तरीके से हमारे पड़ोसी श्रीलंका, मालदीव और नेपाल को चीन ने अपने कर्ज के मकर जाल में फंसा रखा है और उन्हें बर्बादी के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। श्रीलंका में जो अराजकता हुई वो हमसे और आपसे छिपी हुई नहीं है। लोगों ने राष्ट्रपति भवन पर हमला कर दिया और श्रीलंका के राष्ट्रपति को बांग्लादेश के राष्ट्रपति की तरह देश छोड़ के भागना पड़ा। हमारे पड़ोसी देशों की परिस्थितियों को देखते हुए हम भारत पे मंडराते खतरे को समझने की अब कोशिश करते हैं कि कैसे और कौन भारत के खिलाफ साजिश रच रहा है, और सारी घटनाओं से अपने देश की परिस्थितियों का आकलन करते हैं। उसका पहला उदाहरण मैं आपको देता हूं। पिछले दिनों भारत पर लगातार फाइनेंशियल अटैक हुए। आपने महसूस किया या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको तथ्यों के साथ यहां आगाह कर रहा हूं ताकि अपने देश के हालात को समझें। पिछले दिनों बहुत सारे न्यूज चैनलों पे आपने हिडेनबर्ग रिसर्च के बारे में सुना होगा। यह एक अमेरिकन कंपनी है जो दुनिया भर के शेयर मार्केट पर रिसर्च करती है और पैसा लगाती है। उसी तरीके से उसने भारत के शेयर मार्केट में भी पैसा लगाया है। उसने भारत के अडानी ग्रुप पर शेयर धारकों के साथ जालसाजी और धोखाधड़ी करने के गंभीर आरोप लगाए, जिसका नतीजा यह हुआ कि भारतीय बाजार पूरी तरह से हिल गई। जब इस एजेंसी ने अडानी ग्रुप पे आरोप लगाए तो हमारा शेयर मार्केट जो काफी तेजी से आगे बढ़ रहा था उसमें एक लगाम लगा और मार्केट पूरी तरह से टूट गई और औंधे मुंह गिरा, जिससे अनुमानित एक दिन में निवेशकों का 17 लाख करोड़ रुपया डूब गया और अडानी की संपत्ति 120 बिलियन डॉलर से घटकर 50 बिलियन डॉलर रह गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह छोड़ गई कि आखिर अडानी ग्रुप पर ही ये आरोप क्यों लगे। विशेषज्ञों का यह मानना है कि अडानी ग्रुप दुनिया भर में पोर्ट बनाती है, जिससे काफी देशों को खतरा महसूस होने लगा है और यह सामरिक रूप से भारत के लिए हर लिहाज से फायदेमंद है, जिसके कारण साजिशन मनगढ़ंत आरोप लगाए गए और तेजी से बढ़ती शेयर मार्केट में एक लगाम लगा। लोग डर गए, लेकिन यह भारत है, इसको उठना आता है। इसके लगाए गए सारे आरोपों को सुप्रीम कोर्ट द्वारा जांच की गई, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने अडानी ग्रुप पर लगाए सारे आरोपों को खारिज किया और झूठा पाया। अब इस बात को आप ऐसे समझिए कि यह एक तरह से फाइनेंशियल अटैक था, भारत को रोकने और कमजोर करने की कोशिश थी, जिसे भारत ने अच्छी तरह से संभाला। दूसरी बार भी इस तरीके के जब आरोप लगाए गए, कुछ इसी तरीके के अटैक किए गए अमेरिकन ग्रुप के द्वारा, तो हमारा देश इस बात को समझ चुका था, जिसके कारण भारत और भारतीय बाजार पर इसका कोई असर नहीं हुआ। मैं एक और नाम बताता हूं आपको, जॉर्ज सोरस। यह एक अमेरिकन बिजनेस टाइकून है जो लेफ्टिस्ट विचारधारा से प्रभावित है और अपना एक ओपन सोसाइटी फाउंडेशन नाम की संस्था के माध्यम से अपने विरोधियों को बर्बाद करने के लिए अरबों रुपया खर्च करता है, जिसका आजकल निशाना भारत की आर्थिक तरक्की और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। ऐसा आरोप है कि इस व्यक्ति ने भारतीय चुनाव में अप्रत्यक्ष रूप से मोदी को हराने के लिए विरोधियों को बहुत सारे फंड दिए।
एक भारतीय के रूप में सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये जो अंदरूनी घाव भारत को देने की कोशिश हो रही है, आखिर क्यों? इन सारे अटैक के पीछे कौन और क्या कारण है? विशेषज्ञों के अनुसार इन सबों के पीछे जिस देश का सबसे बड़ा हाथ है उसका नाम है अमेरिका और चाइना। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, आखिर क्यों? अमेरिका के इतिहास को पढ़िए। वो दुनिया में सारे देशों को सिर्फ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है। वह कभी नहीं चाहता कि दुनिया में कोई ऐसा देश हो जो मेरी बात न माने। तरक्की करे वो देश, लेकिन मेरे हद में रह के करे। अमेरिका को भारत से प्यार नहीं। जो थोड़ी बहुत अमेरिका मदद करता है उसके दो बड़े कारण हैं। एक, भारत विश्व का सबसे बड़ा बाजार है, 140 करोड़ लोगों का बाजार, जिसके कारण अमेरिका की सारी बड़ी कंपनियां या तो भारत में इन्वेस्ट कर चुकी है या इन्वेस्ट करना चाहती हैं। जो दूसरी सबसे बड़ी बात है जिसके कारण अमेरिका का भारत में इंटरेस्ट है, वो है चाइना। अमेरिका को यह लगता है कि भारत का मजबूत होना कुछ मायने में अमेरिका के लिए फायदेमंद है, क्योंकि एशिया में कोई ऐसी कंट्री है अगर चीन के दबदबे को कम कर सकता है या टक्कर दे सकता है तो वो सिर्फ भारत है। अमेरिका रूस और चाइना को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है, लेकिन अमेरिका यह नहीं चाहता कि भारत इतना शक्तिशाली हो जाए कि उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाए या मेरी बात न माने, जैसा कि मोदी काल में हुआ है। भारत पर लाख दबाव बनाने के बावजूद, पूरी यूरोप के विरोध के बावजूद भारत ने रशिया से तेल खरीदना नहीं छोड़ा और खुले तौर पर यूरोप और अमेरिका को आईना दिखाया, जिसमें भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब का बहुत बड़ा योगदान रहा। उन्होंने डटकर उनके मुंह पर यूरोप और अमेरिका को जवाब दिया। लेकिन आज अमेरिका और चाइना हमारी पड़ोसियों की तरह हम पे बुरी नजर डाले हुए है, क्योंकि अमेरिका और चाइना को पता है कि भारत को हर हाल में रोकना होगा और अस्थिर करना होगा। इसलिए उसने भारत के अंदर बैठे आधे मोर्चे पे जो दुश्मन हैं उन पर दांव लगाना शुरू कर दिया है। जिस तेजी से भारत आर्थिक तरक्की कर रहा है, जो भारत का विकास दर है, उससे चाइना को भी डर लगने लगा है। विश्व की सारी बड़ी कंपनियां अब धीरे धीरे चीन से निकलकर भारत में निवेश करना चाहती हैं और अपने प्रोडक्ट का निर्माण भारत से करना चाहती हैं, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण एप्पल फोन है। एप्पल ने अनाउंस किया है कि उसका आईफोन 16 का निर्माण भारत से होगा, जिसे लेकर चीन में बहुत बड़ी खलबली मची हुई है। इसलिए चीन कभी मालदीव, श्रीलंका और पाकिस्तान के माध्यम से भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाता है। आतंकवाद भारत में पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित सबसे बड़ा मुद्दा रहा है और भारत हमेशा उसके खिलाफ जंग में रहा है। धारा 370 हटने के बाद कश्मीर से काफी हद तक शांति आ गई थी, लेकिन अभी कुछ महीनों से पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद फिर से अपना सर उठाने लगा है और हमारे वीर सैनिकों को आए दिन शहीद होना पड़ रहा है। भारत को अस्थिर करने के लिए आए दिन घटनाक्रम पे गौर कीजिए और सारी कड़ियों को जोड़कर समझिए कि भारत के साथ कैसी साजिश चल रही है और भारत कैसे एक जंग में है या नहीं है। अचानक अमेरिका के डिप्लोमेट्स भारत में उन सारे लोगों से मिल रहे हैं जो भारत सरकार के विरोध में खड़े हैं, चाहे वो अर्बन नक्सल विचारधारा के लोग हों या उनसे प्रभावित पत्रकार हों या आंदोलनजीवी हों, किसान के नाम पर खेलने वाले व्यापारी किसान हो या धर्म के नाम पर खेलने वाले मुसलमान नेता हो, सभी से अमेरिका के डिप्लोमेट्स मिल रहे हैं। कुछ अखबारों में यह खबर छपी थी कि अमेरिका दूतावास में किसान नेताओं को चाय पर बुलाया है। सोचिए, अमेरिकन डेलीगेट्स को उन्हें बुलाकर क्या चर्चा करनी होगी। चर्चा उन्हीं से क्यों करनी है जो भारत सरकार के विरोध में खड़े हैं। अमेरिका को इतना इंटरेस्ट क्यों है? ये सारे सवाल अपने आप में संदेह खड़ा करते हैं।
अभी तक मैंने आपको सारी बातें बाहरी ताकतों के बारे में बताया जो हमें समय समय पे दिखाई और सुनाई देते हैं। मैं आपका ध्यान उन शक्तियों की तरफ दिला रहा हूं जो दीमक की तरह हमारे देश के अंदर बैठे हैं और भारत को अंदर ही अंदर खोखला कर रहे हैं, जो दिखाई और सुनाई कम देते हैं लेकिन बर्बाद भारत को ज्यादा कर रहे हैं। पहले मैं कुछ लोगों के बयानों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, जिससे एक भारतीय होने के नाते हमें पहचानना होगा और इनसे सतर्क रहना होगा। इनकी मंसूबों को जानिए कि कैसे ये भारत के लिए एक खतरा हैं। किसान नेता राकेश टिकैत ने बेहद ही विवादास्पद बयान दिया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार को बहुत जल्द हम बांग्लादेश की तरह निपटा देंगे। जिस दिन हम ट्रैक्टर लेकर लाल किला गए थे उसी दिन निपटा देते अगर ट्रैक्टर पार्लियामेंट की तरफ घुमा देते। उस दिन 25 लाख आदमी हमारे साथ थे। सारा का सारा खेल उसी दिन हम कर देते। अभी निपटा देंगे, बस देखते जाओ। हम अब पूरी तैयारी कर रहे हैं। जो बांग्लादेश में हुआ वही हाल हम यहाँ कर देंगे, सबको खदेड़ देंगे। भाई बांग्लादेश में 15 साल से जो आदमी सत्ता पे काबिज है, विपक्ष के नेता साहब जेलों में बंद हैं, तो यही तो और सोचता है। अब वे सारे बंद हैं, उन्हें भागने कहाँ दिया, सारे बंद है। यही हाल यहाँ होगा। ये ढूंढे नहीं मिलने के, जनता बहुत गुस्से में है। ये तो उस दिन जब ट्रैक्टर लेकर दिल्ली गए, ये उन्हें बहका दिया कि लाल किले पे चल जाओ। अगर ये उस दिन पार्लियामेंट की तरफ को कर देते, वो तो 26 जनवरी थी, नहीं तो 25 लाख आदमी थे। ये सारा का सारा काम उसी दिन निपट जाता केस। ये निपटेगा। चूक रह गई थोड़ी, और रहेगी चूक। अरे इस बात अब तैयारी है, जनता की चिंता ना करो। तो क्या फिर एक बड़े आंदोलन की शुरुआत है? अब हो जाएगा। ये नहीं कह रहे छेंट करने से और करोड़ दो कुछ। अच्छा होगा जरूर। तैयार बैठे? हाँ तैयार बैठे। ठीक है, बहुत बहुत। कांग्रेस के वरिष्ठतम नेता सलमान खुर्शीद ने कहा कि बांग्लादेश जैसे हालात भारत में कभी भी हो सकते हैं। शिवसेना के बड़े नेता संजय राउत ने कहा कि भारत सरकार की जैसी नीतियां हैं उस तरीके से बांग्लादेश की तरह यहां भी सरकार को उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। कुछ पत्रकार जो पत्रकारिता छोड़कर खुद के YouTube चैनल चलाते हैं, उनकी सारी फंडिंग चीन और अमेरिका से होती है। उनका दिन रात यह काम होता है कि भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया जाए, भारत को अंदर से कमजोर किया जाए और अनस्टेबल किया जाए, मोदी सरकार को अस्थिर किया जाए ताकि भारत में अराजकता की स्थिति बनी रहे। कुछ ऐसे धार्मिक और उन्मादी लोग हैं जिनके लिए संविधान से बड़ा उनके धार्मिक किताब हैं, उनके लिए देश से बड़ा उनका धर्म है। जो खाते तो भारत का है लेकिन दिन रात गाते पाकिस्तान के हैं। उन्हें सिर्फ भारत में अराजकता और कमियां दिखाई देती है। उनके लिए भारत एक दुश्मन के देश जैसा है। इन सारे बयानों और घटनाओं पर गौर करने के बाद आप खुद समझिए कि भारत कितने मोर्चे पर जंग में है। इन सारे तत्वों को देखने के बाद और समझने के बाद तथ्य आपसे विनती करता है कि आप सतर्क रहें और इनके फैलाए हुए साजिशों से बचे। ये हमारे देश को बर्बाद करना चाहते हैं। जय हिंद।